मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगिरी थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य की मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा। अवंती के राजा चंद प्रद्योत को जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, वैशाली के छेटक की पुत्री चेलना से तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुनिक था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईस्वी पूर्व में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके माता शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। सिकंदर का जन्म 326 ईस्वी पूर्व में हुआ। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना और इसकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइटेस्पिस के युद्ध या झेलम बितास्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईस्वी पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस। मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त द्वारा लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भाद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियान्स ने किया। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे।
चंद्रगुप्त मौर्य ने मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व में श्रवण बेलोगोला में उपवास द्वारा हुई। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वरिसार कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथीनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। प्लिनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानिसियस नामक एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम है कर्ज, चौपार, सुदामा एवं विश्व झोपड़ी। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागा अर्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र एवं महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया: शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में पादेंथ्री फेंथलर ने की थी। इसकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने से सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उसमें वर्णित विषय। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों को चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भेड़ी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। पांचवा शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। 7वां एवं 8वां, इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन मिलता है। 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां शिलालेख, इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों की सम्मान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन मिलता है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया।
अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। यह 6 अलग अलग स्थान से प्रारंभ हुए हैं। प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। दिल्ली टोपड़ा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपड़ा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया। रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की थी। लौड़िया अरेराज चंपारण बिहार में है। लौड़िया नंदनगढ़ चंपारण बिहार में। इस स्तंभ लेख पर मोर का चित्र बना है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमिन देई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा कही गई है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारेकुना कंधार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र की काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता है। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। और मौर्य प्रांत और दिल्ली, उत्तरापद तक्षशिला, अवंती राष्ट्र, उज्जैनी, कलिंग, तोसली, दक्षिणापद सुवर्णगिरी और प्राची पूर्वी प्रांत पाटलिपुत्र। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा गया है। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। और अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ हैं: मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का प्रधान, सेनापति, सैन्य विभाग का प्रधान, युवराज, राजपुत्र, दौवारिक, राजकीय द्वार रक्षक, अंतर्वेदिक, अंतःपुर का अध्यक्ष, समाहर्ता, आय का संग्रहकर्ता, सन्निधाता, राजकीय कोष का अध्यक्ष, प्रशांता, कारागार का अध्यक्ष, प्रदेष्टि, कमिश्नर और पौर, नगर का कोतवाल, व्यवहारिक, प्रमुख न्यायाधीश, नायक, नगर रक्षा का अध्यक्ष, कर्मांतिक, उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, दंडपाल, सेना का सामान एकत्र करने वाला, दुर्गपाल, दुर्ग रक्षक, अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। और प्रशासकों की सबसे छोटा गोप था जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 3 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इससे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। प्लूटार्क जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय समिति 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग का महामात्य सर्प नामक आत्मय के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है
तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया: दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक की सहायता प्राप्त की थी। मौर्य साम्राज्य 137 वर्षों तक रहा। मौर्य वंश की स्थापना अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी और मगध पर शिशुनाग वंश की नींव डाली। ब्राह्मण साम्राज्य पुष्यमित्र शुंग ने जिसने मगध पर शिशुनाग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों में अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया। इसके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। भरयुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कनु वंश की स्थापना की। कनु वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। सिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित किया। प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमु, सातकर्णी गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सतकर्णी। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किए। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। हाल ने गाथा सप्तशतक तथा गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने वाली प्रथा का प्रारंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। सातवाहनों की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन का समाज मातृसत्तात्मक था। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ हैं: कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सतकर्णी एवं अन्य सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। भारत के यौवन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारी का क्रम है: हिंदू, यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। सेलूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम के अनुक्षुण बनाया गया। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया। बैक्ट्रिया का डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने कसम शासन किया: डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनेंडर, यूक्रेटाइडस, एंटिअलिक्सस एवं हर्मिंस। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने 190 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। इसे ही हिंद यूनानी का बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईस्वी पूर्व हुआ। इसकी राजधानी साकल आधुनिक सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं, जिसका
नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न एवं मिलिंद प्रश्न है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्के के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई जिसे हेलेनिस्ट आर्ट कहते हैं। भारत में गांधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। शक यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा में अफगानिस्तान, दूसरी शाखा में पंजाब, तीसरी शाखा में मथुरा, चौथी शाखा में पश्चिमी भारत एवं 5वीं शाखा में ऊपरी दक्कन का प्रमुख स्थापित किया। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए थे। 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईस्वी पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों के अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रमुख स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापारी से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने कठियावाड़ की अर्धशुष्क सुदर्शन झील मौर्य द्वारा निर्मित का जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का सब बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले से सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। कुषाण पल्लव के बाद कुषाण आए, जो यूची एवं तोखड़ी भी कहलाते थे। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बंट गया था। उन्हीं में एक कुल के थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संहिता कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट थी। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की। महाविभाष सूत्र के रचनाकार वसुमित्र थे। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्धचरित की रचना की। वसुमित्र 500 नागार्जुन, महाचेत और शंखरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिका सूत्र, इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम मार्ग बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले
चीन में हुआ। गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच 280 से 320 ईस्वी में हुआ। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त 415 से 454 ईस्वी हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त 455 से 467 ईस्वी हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गुप्ता कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भूति थी, जिसके शासक उपरी कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाइयाँ होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारी को चाट एवं भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त ने दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख किया। भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी। क्षेत्र: कृषि करने योग्य भूमि, वास्तु: वास करने योग्य भूमि, चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि, खिल्व: ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, अपहृत: ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए रहट एवं घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेख में दिनार कहा गया है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्ण याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्ण उष्णम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था।
वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य में वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अश्वमेध अवशेष देवगढ़ झांसी के दशावतार मंदिर है। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिसमें गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उदित किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा, जो ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान से विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरि थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है: मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि, विग्रह, लब्ध, प्रनाश और अपरी छकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान थे आर्यभट्ट, बारहमिहिर, धन्वंतरि और ब्रह्मगुप्त। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। गुप्त काल में चांदी के सिक्के का रुपये कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। संस्कृति उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ, उनमें मैत्रिक, मैथिली, पुष्यभूति, परवर्ती, गुप्त एवं गौर प्रमुख है। इन राजाओं में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर नामक स्थान थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश का स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसे परम भट्टारक एवं महाराजधिराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रह वर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रह वर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त ने मित्र गौर नरेश शशांक ने धोखा देकर राज्यवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोधगया को कटवा दिया था। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष का शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। हर्ष को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया। हर्ष
641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा का राजश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। ह्वेनसांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्ष चरित एवं कादम्बरी की रचना की। प्रियदर्शिका रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था व न ही सारे देश का शासक था। हर्ष के अधीनस्थ राजा शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरी अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। नोट: हर्ष चरित के प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ। जिलों की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटा इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्राम छपटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा जाता। दंडापाशिक तथा दंडाशिक दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत एवं महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्ष चरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुल्यंत्र जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी था। इसकी राजधानी कांची, तमिलनाडु में कांचीपुरम थी। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। किरातुर्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक क्रमशः महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी, परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 680 ईस्वी, नरसिंह वर्मन द्वितीय 704 ईस्वी से 728 ईस्वी एवं नंदी वर्मन द्वितीय 731 से 795 ईस्वी। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित 879 ईस्वी से 897 ईस्वी हुआ। महाविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की। महाबलीपुरम में 81 मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है। वातपिकोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। उसने राजसी राजाओं में सिंह, आगाम प्रिय, शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधि धारण की। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में शोर मंदिर 10 कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का
वैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमलई अलवर नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतीदुर्ग 752 ईस्वी था। इसकी राजधानी मनकीर या मानेखेत वर्तमान मालखेर सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासक थे कृष्णवर्मन, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोधवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय एवं कृष्ण तृतीय। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वात्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। पल्लव पांडव केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमूर्धवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ के कवि राजमार्ग की रचना की। आदि पुराण के रचना जिनसेन, गणिता सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोधवीर्ति के लेखक सक्तायन अमोधवर्ष के दरबार में रहते थे। अमोधवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पुण्य रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य का पर अपना अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू एवं 30 से 34 तक जैन की गुफाएं हैं। राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमानों व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचारक की स्वीकृति दी थी। चालुक्य वंश कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। राजधानी मानेखेत। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए। तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर तृतीय एवं तैलप तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मानेखेत से राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 था। बिल्हन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में ही रहते थे। मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्या नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमांक देवचरित की रचना बिल्हन ने की थी। इसने विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला। चालुक्य वंश या वातापी। जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयदित्य एवं विजयादित्य। इसमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहु सुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेन्द्र का मेगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी वादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापी कुंड की उपाधि धारण की। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। लेखक रवि कीर्ति। अजंता के एक गुहा चित्र में
फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने अस्कलोत्त्रपनाथ की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजा पुलकेशिन ने किया। इसी अभियान की सफलता पर विक्रमादित्य ने इसे अवनिजनाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोकमहादेवी ने पड्डक्कल के विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रैलोक्य के देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंती दुर्ग ने परास्त कर नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। चालुक्य वंश। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जयसिंह द्वितीय एवं विष्णुवर्धन तृतीय। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा विद्यादित्य तृतीय था, जिसका सेनापति पंडरंग था। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों को ध्वंसों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयालय 850 से 87 ईस्वी में थे, जिसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर था। विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुम्भसुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोदंडराम की उपाधि धारण की। चोल वंश के प्रमुख राजा थे परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय एवं कुलोत्तुंग। तो कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया। इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। वहां के राज महिम पंचम को भगाकर श्रीलंका की दक्षिण जिला रोहन को शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुंडी चोलमंडलम बनाया और पोलंडुआ को इसकी राजधानी बनाया। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इसने तंजौर के राजेश्वर का शिव मंदिर बनवाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की और नवीन राजधानी गंगईकोंडचोलपुरम के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। नोट: गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोलों एक पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम शासक जयकेश प्रथम ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर के स्थित गोविंदराज की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य के उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुद्रम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को स्वेरुद्रम कहा जाता था। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम
कोट्टम को कोट्टम नाडु एवं नाडु कई कुरमों में विभक्त था। नाडु का स्थानीय सभा को नाटुर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगर तार कहा जाता था। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमिका का अधिग्रहण। सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मणों बस्तियों की सभा थी जिसके संदर्भ में पेरू मकल कहा जाता था। यह सभा वरियम नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव में मंदिर के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे उन्हें मध्यस्थ कहते थे। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहलाती थी। चोल सेना का संगठित अंग था पदाति सेना। चोल काल में कासु सोने के सिक्के थे। तमिल कवियों में जय गणोदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोत्तुंग प्रथम का राजकवि था। उसकी रचना थी कलंगती पर्णी, कंबन, कोट्टनम और पुंगलेंदी को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पंप, पोन एवं रन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण को भारतीय वास्तुकला का निकष माना है। चोलकालीन नटराज प्रतिमा को चोल काल का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। शैव शांत ईशान शिव पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल 10वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरीपट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभ्य सभा संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करता है परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार उरैयूर, तंजौर, गंगईकोट, चोलपुरम एवं कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बागान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान था। चोल काल के विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वलंजियर, नानादयसी एवं मनिन ग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार एवं शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। यादव वंश। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना विल्लम पंचम ने की। इसकी राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंहन 1210 से 1246 ईस्वी था। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक कफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। वेलूर के चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था जिसे मलिक कफूर ने हराया था। होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हलेविड था। कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब वंश की राजधानी वनकाशी थी। गंग वंश संस्थापक ब्रजहस्त पंचम था। अभिलेख के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोकनी वर्मा था। गंगों के प्रारंभिक राजधानी कुवालाल कोल्लर थी जो बाद में तलकांड हो गई। दत्त सूत्र का पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया जिसकी राजधानी अमकोंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। रुद्र
रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली। इस वंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र 1295 से 1323 तक था। सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने उदंतीपुरा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पल्लव वंश के प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नयपाल आदि। पल्लव वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पल्लव वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पल्लव वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडल ने धर्मपाल को उत्तरपाय स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। उदंतीपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय हुआ था। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नादिया लखनऊती थी। सेन वंश का प्रमुख शासक विजय सेन, वल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन था। सेन वंश का प्रथम शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक वल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोबी, ब्राह्मण स्वर्ष के लेखक हालयुद्ध रहते थे। हालयुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। विजय सेन ने देवपारा में प्रधुनेश्वर मंदिर, शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना शिलालेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। कश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक का कालक्रम है कारकोट वंश, तुरवंश, लोहार वंश। 627 ईस्वी में दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर के कारकोट वंश हिंदू वंश की स्थापना की थी। वेनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की। कारकोट वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापिंड था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापिंड के द्वारा करवाया गया था। कारकट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। अवंती वर्मन के अभियंता सुई के सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। 980 ईस्वी में उपप्लव वंश की रानी विद्या की महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर में लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश की संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राज हुआ। इसके बाद सूर्यमाली ने प्रशासन को सुधारने के लिए उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्षवर्धन कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कलहन वंश का आश्रित कवि था। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी में 1155 ईस्वी तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ ही कलहन की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। कामरूप का वर्मन वंश 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप के वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का
संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्रागज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया।